दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई वन पीस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसने नेटफ्लिक्स पर आते ही धमाका मचा दिया है। और आईएमडी रेटिंग पर बात करें तो इसकी रेटिंग है 8.5। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और हो जाइए तैयार वन ऑफ द बेस्ट मिस्टीरियस एक्शन सीरीज को देखने के लिए। दोस्तों ये कहानी है लूफी की, जो कि समुद्र में एक बड़े खजाने को ढूंढने के लिए निकलता है। और इस सफर में मिलते हैं उसे कई सारे अच्छे दोस्त और कई सारे विलन्स। अब क्या लूफी उस खजाने को ढूंढ पाएगा और कैसा होगा उसका ये समुद्री एडवेंचर, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की एक बड़ी दुनिया को दिखाया जाता है, जहां का सबसे बड़ा पायरेट गोल्ड रोजर होता है, लेकिन आज उसे पकड़ ले गया है। और मरीन फोर्स यानी समुद्री सैनिकों के वॉइस एडमिरल ग्राफ उसे सभी लोगों के सामने मारने के लिए लाते हैं, ताकि अब कोई भी पायरेट बनने के बारे में ना सोचे और इस दुनिया से सभी पायरेट्स खत्म हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रोजर अभी तक का सबसे बड़ा पायरेट था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर कर कहीं पर छिपा दिया था। गोल्ड रोजर सबको बताता है कि उसने समुद्र में बहुत सारा खजाना छिपा रखा है। गोल्ड रोजर सबसे कहता है कि समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ। और ये बातें सुनकर उन सब लोगों में समुद्री खजाने को ढूंढने का बहुत ही खतरनाक जज्बा पैदा हो जाता है। तभी गार्प ये सब देखकर तुरंत ही गोल्ड रोजर को वहीं पर मरवा देता है। लेकिन अब कई सारे लोग गोल्ड रोजर का वो खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाकर पायरेट्स बनने लगते हैं। लेकिन अब ग्राफ का प्लान उल्टा हो गया। वो चाहता था कि इस दुनिया से सभी पायरेट्स खत्म हो जाएं, लेकिन अब लोगों में पायरेट्स बनने की एक अजीब ही शक्ति जिंदा हो गई है, क्योंकि उन सबको सोना चाहिए। और सभी पायरेट्स गोल्ड रोजर के खजाने को, जिसे वन पीस कहा जाता है, उसे ढूंढने के लिए निकल गए। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कहानी यहाँ से 22 साल आगे जाती है। यहाँ पे हमें एक लड़के लूफी को दिखाया जाता है। लूफी गोल्ड रोजर के खजाने यानी वन पीस को ढूंढकर इस समुद्र का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने सफर पर निकल चुका है। लेकिन अब पहले ही दिन जिस बोट में वो बैठा था उसमें पानी आने लगता है। लूफी जल्दी से एक ड्रम में घुस जाता है और पानी में डूबने से बच जाता है, मगर उसका ड्रम तैरते हुए दो पायरेट्स के शिप तक पहुंच जाता है, जो कि आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर बड़े जहाज की कैप्टन अलविदा होती है, जिस पर मरीन फोर्स ने पकड़ने पर काफी ज्यादा इनाम रखा था। अलविदा अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों को मारकर उन्हें बंदी बना लेती है। अब अलविदा के जितने भी साथी होते हैं वो दूसरे जहाज का सामान अपने जहाज में लेकर आने लगते हैं। अब वो सामान के साथ साथ उस ड्रम को भी अपने जहाज में लेकर आ जाते हैं जिसमें लूफी छिपा हुआ था। फिर जब रात में सब सो रहे थे तो लूफी उस ड्रम में से निकलकर बाहर आता है। लूफी को बाहर एक लड़का मिलता है जिसका नाम कोबी होता है, जो कि उसे देखकर डर जाता है। लूफी बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराता है और लूफी उससे कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। फिर लूफी कोबी को बताता है कि वो भी एक पायरेट है, लेकिन कोबी उससे कहता है कि तुम देखने में पायरेट तो नहीं लगते, जिस पर लूफी कहता है कि सारे पायरेट बुरे नहीं होते। अब हम फ्लैशबैक में लूफी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लूफी शुरू से एक पायरेट बनना चाहता था और लूफी को एक सैंक नाम का पायरेट बहुत पसंद था और लूफी उसे ही अपना हीरो माना करता था। अब जब सैंक्स अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर वापस आता है तो लूफी भी उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है, मगर सैंक्स उससे कहता है कि तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो, ये काम काफी खतरनाक है। लेकिन ये सुनकर लूफी जहाज की एक बहुत ही ऊंची जगह पर जाता है और सबके सामने अपने चेहरे पर एक चाकू से एक निशान को बनाता है, ताकि वो सबको बता सके कि वो अब बच्चा नहीं है, वो पायरेट्स बन सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में कोबी ये सब सुनकर लूफी से कहता है कि तुम पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो। इस पर लूफी कहता है कि हम पायरेट बनकर अपने समुद्री साथियों के साथ एडवेंचर्स कर सकते हैं और हम पायरेट्स बिल्कुल आज़ाद होते हैं। अब कोबी लूफी से कहता है कि मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ, लेकिन इस जहाज की कैप्टन अलविदा हमें आज़ाद नहीं होने देगी। लूफी कोबी से कहता है कि अरे यार इतनी छोटी सी बात, चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। अब कोबी लूफी को ऊपर लेकर जाता है और वो कहता है कि इस वक्त सब सो रहे हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। वो दोनों यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी उनके पैरों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ लोग उठ जाते हैं और अब अलविदा भी यहाँ पर आ जाती है। अलविदा को लगता है कि कोबी उसे धोखा दे रहा था, इसलिए अलविदा उन दोनों पर अपने हथियार से अटैक कर देती है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। लूफी अकेला ही अलविदा और उसके साथियों से लड़ता है। लूफी को गोली से भी कुछ नहीं हो रहा था। अलविदा अब अपना भारी भरकम हथियार लूफी की तरफ मारती है, लेकिन लूफी अपने शरीर को लचीला बनाकर अलविदा को उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर अलविदा भी हैरान हो जाती है। लूफी अपने शरीर के लचीलेपन का फायदा उठाकर उन सभी पायलट्स को मार देता है। तभी दूसरी तरफ से अलविदा आकर उसकी तरफ हमला करती है, लेकिन लूफी बच जाता है।
और तभी अलविदा के जहाज पर आग लग जाती है। अब ये देखकर अलविदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोबी को मारने वाली होती है। तभी लूफी बीच में आकर कोबी को बचा लेता है। इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव को अलविदा को मारता है और अलविदा सबको अलविदा कहकर उड़ जाती है। अब यहाँ पर जितने भी बचे हुए लोग होते हैं वो लूफी से डर कर अपनी हार मान लेते हैं और अब लूफी कोबी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका नाम जोरो होता है। वो सभी पायरेट्स का शिकार करता है। यहाँ पर एक आदमी मिस्टर 7 आकर जोरो को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, लेकिन जोरो उसकी टीम में आने से मना कर देता है। इसके बाद जोरो मिस्टर 7 से फाइट करता है। जोरो काफी अच्छा तलवारबाज था और वो अपने दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर 7 के 2 टुकड़े कर देता है और फाइट में जीत जाता है। वहीं लूफी और कोबी उस जहाज से निकल चुके थे। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें लचीले होने की पावर्स कहाँ से मिली, जिस पर लूफी कोबी को बताता है कि जब वो छोटा था तो शैंक्स ने उसे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तो उसने गुस्से में आकर शैंक्स के खजाने से एक डेविल फ्रूट को निकाल कर उसे खा लिया, जिसके बाद से ही उसे ये लचीले होने की पावर्स मिल गई। अब प्रेजेंट टाइम में कोबी लूफी से कहता है कि हमें कहाँ जाना है, जिस पर लूफी उससे कहता है कि हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वन पीस छुपा हुआ है। कोबी लूफी से पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है, लेकिन लूफी को ग्रैंड लाइन का रास्ता नहीं पता होता। अब यहीं पर कोबी लूफी को बताता है कि उसका भी एक सपना है कि वो मरीन बनना चाहता है और वो कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। अब ये सुनकर लूफी कहता है कि चलो ठीक है, हम पास के मरीन बेस पर ही चलते हैं जहाँ पर मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा भी मिल जाएगा और तुम भी वहाँ पर मरीन बनने के लिए रुक जाना। और इसके बाद से दोनों उस मरीन बेस की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की नामी को देखते हैं जो कि एक बोट पर मर रही थी। तभी उसे एक बड़ी बोट दिखाई देती है। नामी उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन नामी देखती है कि ये लोग तो लुटेरे हैं, इसलिए नामी अपने बॉक्स को छुपाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स में बहुत सारा खजाना है और ये देखकर वो लुटेरे नामी की बोट में आकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। दरअसल नामी ने इन लोगों के खिलाफ एक प्लान बनाकर इन लोगों को चकमा दिया था और अब नामी इनकी बोट लेकर यहाँ से निकल गई। इसके बाद नामी भी पास ही के मरीन बेस पर ही पहुंच जाती है और यहीं पर लूफी और कोबी भी एक बार में बैठकर खाना खा रहे थे और अब यहाँ पर जोरो भी आ चुका था। यहाँ पर एक छोटी लड़की जोरो के लिए राइस बनाकर लाती है, लेकिन यहाँ के मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेल्मोपो यहाँ पर आकर उसके राइस को गिरा देता है और उन्हें अपने पैर से कुचल देता है और इसके बाद वो उस बच्ची से बड़ी बदतमीजी के साथ बात करता है। ये देखकर जोरो से कहता है कि तुम जल्दी से इससे माफी मांगो वरना तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन तभी वो अपनी तलवार निकालता है और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर और भी मरीन ऑफिसर्स आकर जोरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सबको बिना तलवार निकाले ही उन सबको हरा देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर नामी भी एक मरीन ऑफिसर को उसे बेहोश कर वहां से ले जाती है। यहाँ पर कोबी डर कर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी इनकी फाइट को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। अब जोरो सभी मरीन फाइटर्स को मारकर कैप्टन के लड़के को मारने वाला था, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम मुझे मत मारो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें अपने डैड से सब कुछ दिवा दूंगा। ये सुनकर जोरो उसे नहीं मारता और अब वो उसके मरीन कैप्टन मॉर्गन के पास अपना इनाम लेने के लिए जाता है, लेकिन मॉर्गन उससे कहता है कि तुम्हें अपना इनाम लेने के लिए मेरे यहाँ पर 7 दिन तक रहना पड़ेगा। मॉर्गन जोरो से कहता है कि तुम हमारे साथ काम करने लगो, या तो अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम्हें यहाँ पर 7 दिन तक बंदी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर जोरो मॉर्गन के साथ काम करने से मना कर देता है और यहाँ पर 7 दिनों तक कैद होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन लूफी भी ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। लूफी जोरो को देखकर उसे आजाद करा देता है। इसके बाद लूफी उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यही नामी भी उसी मरीन ऑफिसर्स की ड्रेस चुराकर अंदर घुस गई होती है। नामी भी ग्रैंड लाइन का मैप चुराने के लिए यहाँ पर आई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही ऑफिसर्स आकर नामी को पहचान लेता है। फिर ये दोनों मरीन ऑफिसर्स नामी पर हमला कर देते हैं, मगर नामी उन दोनों को मारकर उनका काम तमाम कर देती है। तभी वहाँ पर ऊपर से लूफी टपकता है और लूफी ने उन सब की सारी बातें सुन ली होती हैं, जिससे कि इन दोनों को पता चल गया होता है कि ये दोनों यहाँ पर ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने के लिए आए हुए हैं। लूफी मॉर्गन के ऑफिस में जाने लगता है क्योंकि ग्रैंड लाइन का मैप वहीं पर रखा हुआ है और नामी भी लूफी के साथ साथ ग्रैंड लाइन के मैप को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी इनके सामने मॉर्गन आ जाता है। लेकिन मॉर्गन नामी को एक मरीन समझता है। नामी मॉर्गन से कहती है कि मैं इस मरीज को पकड़कर यहाँ से लेकर जा रही हूँ क्योंकि इसने गलती की है, और मॉर्गन नामी को मरीन समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन चालाक नामी ने उस मॉर्गन की जेब काट ली होती है
और उसे चकमा देकर उसके ऑफिस की चाबी चुरा ली थी। और अब ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो वहां पर पहुंचकर जल्दी से ग्रैंड लाइन के मैप को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन को वही ऑफिसर्स मिलते हैं जिन्हें अभी अभी नामी ने मारा है। वो बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये सुनकर मॉर्गन यहाँ पर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म को बजवा देता है। वहीं दूसरी तरफ नामी और लूफी को वही तिजोरी मिल गई थी जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप था, लेकिन नामी से वो तिजोरी नहीं खुलती। तभी बाहर मॉर्गन आकर उनके दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर लूफी अपनी पूरी ताकत के साथ उस तिजोरी को वहां से उखेड़ देता है और नामी के साथ वहां से नीचे आ जाता है। ये दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे मरीन सैनिक आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर लूफी और नामी मिलकर उन सबको मारने लगते हैं। तभी जोरो भी अपनी तलवारें लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये दोनों बच्चे तो यहाँ पर पिट रहे हैं, इसलिए वो भी उन दोनों की मदद करता है। फिर ये तीनों मिलकर सभी मरीन सैनिकों को मार देते हैं। और अब यहाँ पर मॉर्गन भी आ चुका था। मॉर्गन के हाथ में एक हथियार लगा हुआ था और वो इन पर हमला कर देता है और जोरो और लूफी मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन मॉर्गन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए अब फाइनली जोरो को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। वो अपनी तीसरी तलवार को निकालकर अपने मुंह में रखता है और अब वो उसे मारने लगता है। इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव से उसे मारकर दूर फेंक देता है और इस तरह से तीनों के तीनों बच जाते हैं। फिर जोरो इन दोनों की और भी मदद करता है और उस ग्रैंड लाइन की तिजोरी को उठाकर इनके शिप तक ले जाता है। और अब ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी यहाँ पर कोबी भी पहुंच जाता है। लूफी कोबी से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन कॉफी लूफी से कहता है कि मैं अपना सपना पूरे करने के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर रुक कर एक अच्छा सैनिक बनूंगा। अब ये बात सुनकर लूफी अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हम एक दूसरी स्ट्रिप में गार्प को देखते हैं जिन्होंने 22 साल पहले गोल्ड रोजर को पकड़ा था। गार्प को पता चलता है कि उनके मरीन बेस से कोई उनका ग्रैंड लाइन के मैप को चुरा कर वहां से ले गया है। और ये बात सुनकर गार्प बहुत ज्यादा गुस्से में है और गार्प अब उन तीनों को ढूंढने की तैयारी करता है। इसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं और इसे भी मैप चाहिए था, इसलिए वो अपने लोगों को लूफी और उनके साथियों के पीछे मैप को लेने के लिए भेजता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे की एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।